Morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear is okay. Clear. So audio video is clear. So in the last class we were discussing about properties of the material. Properties start कर ली थी हमने. Properties में हमने discuss कर लिया था elasticity, plasticity. मेरे ख्याल से discussion चल रही थी creep की. We were talking about the creep. So we were talking about the creep. Creep में एक बार picture share कर देना कहाँ तक कर लिया था. उसके आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. तो ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ. सेंटर इज इन दिल्ली. क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द मार्च. जो लोग एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स हैं, फॉर देम 50% ऑफ इज अवेलेबल. देन यू कैन स्कैन दिस कोड इन ऑर्डर टू एक्सेस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंटर. जिन लोगों ने भी गेट का एग्जाम दिया था, दे कैन यूज दिस प्रेडिक्टर इन ऑर्डर टू चेक देयर रैंक ऑल्सो. So creep, so property material की by the virtue of which it undergoes एडिशनल डिफॉर्मेशन. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के ऊपर जो डिफॉर्मेशन होती है उसको हम क्रीप बोल देते हैं. फैक्टर बता दिए थे, ठीक है. फिर ये भी बता दिया था कि क्रीप इज मोर इम्पोर्टेंट एट हायर टेम्परेचर. एग्जांपल भी दे दिए होंगे आपको कि कहाँ कहाँ पर क्रीप सिग्निफिकेंट होता है. चलो, तो सस्टेन्ड लोडिंग की वजह से जो एडिशनल डिफॉर्मेशन निकल के आती है उसे हम क्रीप बोलते हैं. तो उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, आई एम कंटिन्यूइंग सेम ओनली. तो क्रीप को मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे भी दिखाया था. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जो हमारा यील्ड प्लेटू होता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्रीप बोल देते हैं. सो क्रीप बोल देते हैं. तो इसको सेपरेटली मेंशन करें, दो कर्व बन जाएंगे यहाँ पे? नहीं, एक ही कर्व बनेगी. साइज छोटी हो जाएगी, दो कर्व बनाऊंगा तो. तो कांस्टेंट लोडिंग पे जो एडिशनल डिफॉर्मेशन आई ओवर एंड अबव द इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज क्रीप. तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जिनके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं. सो ए बी सी डी ई एफ जी. सो दिस वाज क्रीप. तो ये हमारा क्रीप है. तो जो एडिशनल डिफॉर्मेशन मिली है हमें कांस्टेंट लोडिंग पे, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज क्रीप. इसको हम क्रीप बोल देते हैं. सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज क्रीप. तो टाइम के साथ ये डिफॉर्मेशन क्या करती जाती है? इंक्रीज कर जाती है. विद टाइम इट इंक्रीजेस. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप अनलोड कर दोगे मटेरियल को, बस जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो रीगेन होगी. ओनली द इलास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी रीगेन्ड. जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो उतनी की उतनी रहेगी. इट विल रिमेन सेम. तो अगर हम अब डिफॉर्मेशन की बात करें विद टाइम, ये तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन दिखा रखी है. तो ये वाला पोर्शन हमारा क्रीप का है. अब ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, अगर उसकी वेरिएशन देखें, so this is the variation of the creep with time. तो आपने लोड अप्लाई किया, जिस इंस्टेंट पे लोड अप्लाई करोगे उस इंस्टेंट पे आपको कौन सी डिफॉर्मेशन मिल जाएगी? As soon as you will apply the load, you will get the elastic deformation. तो यहाँ पर है हमारा टाइम, फिर इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पर है हमारी स्ट्रेन. So strain. This is the variation of the creep with time.
सो इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर दी जाती है। समझने के लिए इसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। अब ये एक जनरल प्रोसेस है जो आप पूरी अपनी इंजीनियरिंग में करोगे। जब भी कोई प्रोसेस होगा जिसमें वेरिएशन बहुत वाइड होती है, समझने के लिए उसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक फेज में आपको कॉमन प्रॉपर्टी दिखेगी, इन अ पर्टिकुलर फेज यू विल बी फाइंडिंग द कॉमन प्रॉपर्टी। तो दिस इज टर्म्ड एज प्राइमरी क्रीप। तो फेज वन प्राइमरी क्रीप, देन दिस इज सेकेंडरी क्रीप, then we have tertiary creep. तो इसको आप फेज वन बोल सकते हो, इसको फेज टू बोल सकते हो, इसको फेज थ्री बोल सकते हो। चलो अब टाइम के साथ वेरिएशन देखते हैं। अगर टाइम के साथ वेरिएशन की बात करें, जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया, सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा? इलास्टिक क्रीप। यही थी हमारी इलास्टिक क्रीप। ओ से लेके ए तक जाते हो आप। सो दिस इज अवर इलास्टिक क्रीप, और यू कैन से इलास्टिक स्ट्रेन। वाई एक्सिस पे स्ट्रेन है तो स्ट्रेन बता दिया। तो ये तो टी इक्वल टू जीरो पे हुई। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, चेक स्ट्रेन की वैल्यू क्या करती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। तो ये जो एडिशनल डिफॉर्मेशन है, किसकी वजह से? क्रीप की वजह से। इसी को क्रीप बोला जाता है। अच्छा, ये भी चेक कर सकते हो इन फेज वन व्हाट इज हैपनिंग। पहले फेज में क्रीप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है? इंक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला? विच प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व इज इंडिकेटिंग दैट द क्रीप इज इंक्रीजिंग। पहले फेज में क्रीप बढ़ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है क्रीप बढ़ रहा है? वाई ऑर्डिनेट। स्लोप क्या बताएगी? किस रेट से बढ़ रहा है? स्लोप आपको ये बताएगी किस रेट से बढ़ रहा है। तो पहले फेज में जो स्लोप है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है दूसरे फेज की स्लोप से। तो पहले फेज में भी क्रीप बढ़ रहा है, दूसरे फेज में भी क्रीप बढ़ रहा है, पर पहले फेज में क्रीप के बढ़ने की रेट क्या है? ज्यादा है। दूसरे फेज में क्रीप के बढ़ने की रेट कम है। क्लियर है? तीसरे फेज में अगर आप स्लोप चेक करोगे, फिर से इंक्रीज हो गई है, अगेन इट इज इंक्रीजिंग। तो ये तीसरे फेज की है। So in the first phase, creep increases at a higher rate. दूसरे में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्रीप कम हो जाती है, तीसरे में फिर बढ़ जाती है, अगेन इंक्रीजेस। तो ये तो आपको वेरिएशन दिखा दी, दिस इज वेरिएशन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कल हमने आके कहीं पर अनलोडिंग करी थी। पॉइंट बी के बाद मैंने पॉइंट एक्स पे आके अनलोड कर दिया था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे पॉइंट एक्स पे आके मैंने अनलोडिंग कर दी थी। तो इलास्टिक लिमिट से बाहर आके अनलोडिंग कर दी थी। इलास्टिक लिमिट से बाहर आके अनलोडिंग करी, हमने क्या बोला? परमानेंट सेट आ जाएगी उसके अंदर। और फिर आपको इलास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन दोनों दिखाए थे। तो जो इलास्टिक स्ट्रेन है वो तो रिकवर कर लेगा ये। तो लेट सपोज ये हमारा पॉइंट एक्स है, यहां पर आपने आके इसको अनलोड कर दिया। अगर यहां पर आके आपने इसको अनलोड कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये रीगेन करेगा अपनी डिफॉर्मेशन को। कौन सी डिफॉर्मेशन रीगेन होगी? बस विच डिफॉर्मेशन विल बी रीगेन्ड? ओनली जो इलास्टिक स्ट्रेन थी वो रीगेन कर लेगा, दिस विल बी रीगेन्ड। और फिर उसके बाद जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो तो छूट ही जाएगी, दैट विल बी लेफ्ट आउट। तो वो छूट जाएगी। तो ये हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। दिस इज अवर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये हमेशा रहेगी इसके अंदर, जिसको प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोला था आपने। तो स्ट्रेन है ना, ये तो प्लास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे वाई एक्सिस पे। तो ये हमारी प्लास्टिक स्ट्रेन है। और जो रीगेन करी इसने, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी इलास्टिक स्ट्रेन है। ये हमारी इलास्टिक स्ट्रेन है। तो यहां पर आपको क्रीप की वेरिएशन विद टाइम दिखाई है। एक्स वाला पॉइंट क्या है हमारा?
एक्स वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ अनलोडिंग, जहां पे आपने इसको अनलोड किया। सो पॉइंट ऑफ अनलोडिंग, तो वेयर इट इज अनलोडेड। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़े। डन। तीनों फेज के लिख दो प्रॉपर्टी। पहली फेज में क्या कर रहा है? सो विल से इन फेज वन क्रीप इंक्रीजेस, so we'll say in phase 1, so in phase 1 primary creep increases at faster rate, increases at faster rate due to what? Due to slipping of, due to slipping of molecules along the oblique plane, along the oblique plane। ये हमारे फेज वन की स्टोरी है। दूसरे में क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था, तो रिड्यूस हो गया था। सो विल से इन फेज टू सेकेंडरी क्रीप, ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, पर रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो गई है? कम हो गई है। इंक्रीजेस, increases at slow rate, increases at slow rate। क्यों? ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग, DEEF रीजन, तो ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग फिर से बढ़ने लग जाएगा तीसरे फेज में, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। सो इन फेज थ्री, फेज थ्री टर्शरी क्रीप again starts increasing, again starts increasing at fast rate, at fast rate due to what? ड्यू टू स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग की वजह से। तो तीनों फेजेस को डिफाइन करके दे दिया। तो अभी जो आपके सामने कर्व बनी हुई है वो स्ट्रेन की वेरिएशन बता रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। लास्ट स्लाइड। जब लोड कांस्टेंट है तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग का रीजन कैसे आया? बेटा क्रीप परमानेंट डिफॉर्मेशन है, यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्रीप, यहां तक मिलेगी।
पूरा रीजन क्रीप का ही है। जब डायग्राम बताया था, डायग्राम स्केल पे नहीं है, बहुत सारी चीजें मैग्नीफाई करके दिखा रखी है। मेनी थिंग्स आर बीइंग मैग्नीफाइड। पूरा का पूरा क्रीप ही है ये, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही है ये। जो आपकी प्लास्टिक रीजन है उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रही है उसको हम क्रीप बोल रहे हैं। बस सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका है? बस यील्ड प्लेटू वाले का। नोट कर लिया? चलो देखो, अभी ये जो कर्व बनी हुई है, इस कर्व में आपको स्ट्रेन की वेरिएशन दिखाई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्ट्रेन की वेरिएशन दिखाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं स्ट्रेस की वेरिएशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस की वेरिएशन की बात करें, जिस समय क्रीप डेवलप होने लग जाएगा, क्रीप डेवलप हो रहा है मतलब एडिशनल डिफॉर्मेशन, तो क्रीप की वजह से एडिशनल डिफॉर्मेशन आ गई है, तो इसका मतलब जो लोड की रिक्वायरमेंट होगी सेम डिफॉर्मेशन अटेन करने के लिए, तो डिफॉर्मेशन को कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, टोटल डिफॉर्मेशन को, वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो क्रीप की वजह से एडिशनल डिफॉर्मेशन आया। पहले ये डिफॉर्मेशन कौन ला रहा था? लोड ला रहा था या स्ट्रेस डेवलप कर रही थी। पर अब जो स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही स्ट्रेन को अटेन करने के लिए, जिसमें क्रीप का कंपोनेंट भी आ गया, इट विल बी कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड, क्योंकि अब जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है उसका मैग्नीट्यूड घटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मैग्नीट्यूड तो आप सेम रख रहे हो क्रीप का। इसका मतलब जैसे ही क्रीप आना चालू हो जाएगी, जो स्ट्रेस होगी वो क्या हो जाएगी? हमारे मटेरियल की कम हो जाएगी। स्ट्रेस क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो इसका मतलब अगर अब वेरिएशन दिखाऊं आपको, यहीं पे शो कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसकी, इसको ऊपर किसका हो, यहीं पे स्ट्रेस की वेरिएशन भी देख लो। तो स्ट्रेस की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नाम लिखना पड़ेगा, नीचे टाइम लिखेंगे। सो दिस इज स्ट्रेस marked on y-axis. This is time marked on x-axis. So let us suppose हमने मटेरियल को स्ट्रेस किया, the value of the stress which is attained in time t naught is, let us suppose, sigma naught. तो टाइम टी नॉट के अंदर मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुई है वो सिग्मा नॉट है। अब छोड़ दो उसको, मटेरियल को, क्रीप डेवलप होने लग जाएगी। सो बिकॉज ऑफ द क्रीप द स्ट्रेस इन द मटेरियल विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। अब मटेरियल के अंदर स्ट्रेस क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो ध्यान रखना, ये स्ट्रेस की वेरिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्रीप की वजह से मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो क्रीप बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रेस कम होती चली जाएगी। अब स्ट्रेस कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? छोटे लोड पे आपका मटेरियल क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। एट द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द लोड ओनली द मटेरियल विल फेल। तो इसको हम बोल सकते हैं, इफ द मटेरियल is stressed to, let us suppose, sigma naught in time t naught, in time t naught and left thereafter, छोड़ दो लोड लगा के इसको, and left thereafter stress in the material, stress in the material goes on reducing. So stress in the material goes on reducing due to the development of prolonged strain. तो स्ट्रेस कम होने लग जाएगा। अच्छा, इसको बोलते क्या है? which is termed as नाम ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, स्ट्रेस रिलैक्सेशन।
तो स्ट्रेस के रिड्यूस होने को हमने क्या बोल दिया? स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेन के बढ़ने को हमने बोल दिया क्रीप। क्रीप इज मोर इम्पोर्टेंट एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो क्रीप का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलता है, टेम्परेचर कम है क्रीप का मैग्नीट्यूड कम मिलता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्रीप ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। डन डन डन। सो क्रीप की कहानी खत्म। नंबर क्या था इसका? व्हाट वाज द नंबर गिवन टू दिस प्रॉपर्टी? बात कर रहे थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। तो प्रॉपर्टीज में हमने डक्टिलिटी कर ली, ब्रिटलनेस कर ली, नहीं इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी करी है। तो इलास्टिसिटी कर ली, प्लास्टिसिटी कर ली, तो वी आर डन विद इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी। क्रीप हैश लगाया था, कोई नंबर नहीं था, चलो और बढ़िया बात है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी टॉक्ड अबाउट इज फटीग। तो वी आर done with elasticity, we are done with plasticity. Next of the property is fatigue. Again can be referred from the name. नाम से समझ में आ रहा है fatigue का मतलब क्या है in general. I'm not talking about the technical analysis. In general fatigue का मतलब क्या है? थकान, चलो टायर्ड, किस वजह से टायर हो गए? थकान किस वजह से हुई? थकान किस वजह से हुई? क्योंकि सेम काम बार बार कर रहे थे, तो कंटिन्यूअसली काम करते रहे तो थक गए, तो फिर आप रेस्ट ले लेते हो। तो आप क्या कर रहे हो? सेम चीज बार बार करते जा रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ विच यू फील टायर्ड। सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम थिंग। फटीग का मतलब क्या हुआ? मटेरियल के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल के अंदर, अगर आप मटेरियल के ऊपर रिपीटेड साइकिल अप्लाई करो लोडिंग अनलोडिंग की, अगर आप मटेरियल के ऊपर रिपीटेड साइकिल अप्लाई करो लोडिंग अनलोडिंग की, मटेरियल की क्या हो जाती है? फेलियर हो जाती है। और ये जो फेलियर होती है किसकी वजह से होती है? फटीग की वजह से होती है। दिस फेलियर विच टेक्स प्लेस इज बिकॉज ऑफ द फटीग। अभी जो आपको एग्जांपल दिया है वहां से एक और जानकारी निकाल सकते हो। क्या जानकारी निकाल सकते हो? उसको आप ऐसे समझो, एक आप थके हुए नहीं हो, एक आप थके हुए हो, किस सिचुएशन में इरिटेट करना ज्यादा आसान होगा आपको? किस सिचुएशन में इरिटेट करना ज्यादा आसान होगा? सेम सिचुएशन है आपके सामने, जब थके हुए हैं जल्दी इरिटेट हो जाओगे, हो सकता है जब थके हुए नहीं हो तो उस चीज को इग्नोर कर दो। सेम कहानी यहाँ पर है। फटीग की वजह से आपका जो मटेरियल है छोटे लोड पे फेल हो जाएगा, बड़े लोड पे फेल होगा। अगर मटेरियल के अंदर फटीग डेवलप हो गई है, वो कंपैरेटिवली छोटे लोड पे फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आप डिजाइनिंग करते हो, व्हेन यू डिजाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, आप उसकी डिजाइनिंग में इस फटीग को भी इन्वॉल्व करते हो, स्पेशली उन कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग में जिसमें कैसे लोडिंग लगे हुए हैं, जिसमें रिपीटेड लोडिंग लगे हुए हैं, विच आर बीइंग सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोडिंग। तो वो कंपोनेंट, वो स्ट्रक्चर जिसमें मटेरियल को लोड अनलोड किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिजाइनिंग हो सकता है मुझे छोटे लोड के लिए करनी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि फटीग इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे। क्लियर चीज? तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था हमारे फटीग का। टेक्निकली अब देखते रहेंगे आगे, दैट विल डिस्कस। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ के अंदर जो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दी रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज फटीग। इसको हम टेक्निकली फटीग बोल देते हैं। अब इसको फ्रेम करके मेंशन करते हैं। पहला फटीग वी कैन से so we'll say deterioration of the material under repeated deterioration of the material under repeated cycles, under repeated cycles under repeated cycles of stress and strain, under repeated cycles of stress and strain
resulting in progressive cracking that finally causes the failure of the material is termed as fatigue. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो सबने ऑब्जर्व कर रखा होगा, अभी जो भी बताया उसको रिलेट करने के लिए एग्जांपल उठा लो, आपकी वायर। सबके घर में वायर होती है कॉपर की। अब उस कॉपर की वायर को एक बार मोड़ो, नहीं टूटेगी। तो आपने इसको बेंड किया, नहीं टूटेगी। वापस घुमाओ, नहीं टूटेगी। लोड उतना ही लगा रहे हो सकता है लोड कम भी करते जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है जो लोड अप्लाई कर रहे हो उसको रोटेट करने के लिए या बेंड करने के लिए कम करते जा रहे हो। एक पॉइंट पे आके ब्रेक कर जाएगी यहाँ पे। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट ब्रेक्स। जिस पॉइंट पे वो ब्रेक कर रही है, जो लोड आपने अप्लाई किया हो सकता है सबसे पहले वाले लोड से क्या हो, कम। क्लियर है? तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, सबने परफॉर्म कर रखा होगा, वायर को ब्रेक किया होगा आपने। तो वो फेलियर किसकी वजह से हुआ है? फेलियर फटीग की वजह से हुआ है। तो हम बोलेंगे डिटीरियोरेशन ऑफ द मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव क्रैकिंग होती है मटेरियल के अंदर और फाइनली क्या कर जाता है, वो फेल कर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब रिपीटेड साइकिल्स अप्लाई करते हो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक लेवल द क्रैक्स आर डेवलप्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जब आपने लोड लगाया वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। लेट सपोज ये हमारा एरिया है, दिस इज द एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ एरिया के ऊपर। तो इनिशियली स्ट्रेस कितनी डेवलप हुई, स्ट्रेस विच इज डेवलप विल बी इक्वल टू लोड बाय एरिया। अब जब आप रिपीटेड साइकिल अप्लाई कर रहे हो स्ट्रेस और स्ट्रेन की, मटेरियल में क्रैक डेवलप हो गया। अभी जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखाया है मैंने, क्रैक दिखाया है, यानी इस एरिया के थ्रू क्या नहीं हो सकता। अब जहां क्रैक डेवलप हो गई इसका मतलब वो जगह अवेलेबल नहीं है लोड के ट्रांसफर होने की। तो अगर वो जगह अवेलेबल नहीं है लोड के ट्रांसफर होने की, यानी एरिया क्या हुआ, कम हुआ। लोड तो उतना का उतना ही है, लोड उतना का उतना ही है, एरिया कम हो गया, स्ट्रेस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। आप बार बार क्या कर रहे हो, रिपीटेड साइकिल अप्लाई करते जा रहे हो स्ट्रेस और स्ट्रेन की, क्रैक क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्रैक बढ़ता जा रहा है, एरिया कम होता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पे आगे क्या होगा, ये स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगी स्ट्रेंथ से। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द स्ट्रेस विल एक्सीड द स्ट्रेंथ, मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। क्लियर है? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें हर बार लोड में क्या लगा रहा हूँ, सेम लगा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है आप लोड क्या करते जाओ, कम करते जाओ। देयर मे बी ए केस कि लोड कम करते जाओ, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया। जब रिपीटेड साइकिल्स होती हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी साइज बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है बाहर कंटिन्यूअसली। जैसे ही वो स्ट्रेस स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगा आपका मटेरियल फेल कर जाएगा, इट विल फेल। तो ये इसका टेक्निकल रीजन आ गया। सो विल से ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, on microscopic level typically fatigue initiates fatigue initiates fatigue initiates the formation of the crack, initiates the formation of the crack at point of high stress, at the point of high stress, which gradually increases, due to
which gradually increases due to repeated cycles of load, and finally leads to the sudden failure. तो जो एक्सप्लेन किया उसको मेंशन करा दिया. तो ये तो हमारा फेलियर आया फटीग की वजह से. अच्छा, जो लोड की रिक्वायरमेंट होती है फेलियर कराने के लिए ड्यू टू फटीग कम हो जाती है. सो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड at which fatigue failure takes place. So magnitude of the load at which fatigue failure takes place is less than the load that can be resisted by the material. इसको समझाने के लिए एक और बेसिक एग्जांपल लिया था. So is less than the load that can be resisted by the material in static condition. Static condition मतलब जब आप रिपीटेड साइकिल नहीं अप्लाई कर रहे हो, लोड लगा के छोड़ दिया आपने. In static condition. क्लियर है चीज? तो ये तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट, जो हमारा फटीग फेलियर है किस पे डिपेंड कर जाएगा? दो चीजों पे डिपेंड कर जाएगा. सो वील से इट विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स. सो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं फटीग फेलियर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड. क्या लोड का मैग्नीट्यूड है और कितनी बार आपने लोड अप्लाई किया. तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग. तो जो फटीग फेलियर है वो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर. और दोनों को समझने के लिए एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल, अगर मैं नंबर ऑफ साइकिल्स कांस्टेंट रख दूं तो हाउ फटीग फेलियर विल डिपेंड अपॉन द लोड. बड़े लोड पे भाई ये जल्दी फेलियर हो जाएगी. अगर आप लोड कांस्टेंट रखोगे, नंबर ऑफ साइकिल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी. तो दोनों में से एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी आपको. एनी वन थिंग इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. देन इसको अगर शो करना है ग्राफिकली, इफ इट इज टू बी शोन ग्राफिकली, also you can analyze this. तो y एक्सिस पे आई एम शोइंग दी वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, और x एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग. So number of cycles of loading which causes fatigue failure. So number of cycles of loading which causes fatigue failure. तो अगर आप नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी. तो जितनी ज्यादा साइकिल दे दोगे भैया, फिर स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट फटीग फेलियर के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. या लोडिंग की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये वेरिएशन निकल के आ गई हमारी. दिस इज द वेरिएशन. तो सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है बहुत. ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी कॉमन. सो दिस इज द वेरिएशन. ये हमारी वेरिएशन है. सो दिस इज अवर आइदर यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस. अच्छा, दोनों क्यों लिखी है? डक्टाइल मटेरियल के लिए किसको यूज करता हूं मैं? ये भी शायद पीछे कहीं लिखवाया था मैंने, नहीं तो आज मेंशन कर देंगे. अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करूं, आई विल बी टेकिंग दी यील्ड स्ट्रेस. अगर मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करूं, आई विल बी टेकिंग अल्टीमेट स्ट्रेस.
मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेंशन करा है जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर रहे थे हम डक्टाइल ऑर्बिटल मटेरियल का. So as the number of cycles of loading which is causing the fatigue failure which is causing the fatigue failure, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. इट इज रिड्यूसिंग. सो इट इज रिड्यूसिंग. इट कैन ऑल्सो बी सीन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गई है वैल्यू, कांस्टेंट हो गई है. अब कांस्टेंट कहाँ से दिखाऊं मैं? कांस्टेंट दिखाने के लिए कांस्टेंट बनाते ही हैं. एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं मिलेगी, डायग्राम स्केल पे नहीं होता, पर डायग्राम को अच्छा दिखाने के लिए बस ऐसे कर रहा हूँ. फ्री हैंड से बनेगा नहीं वो. लो, एक पॉइंट पे आके भैया आपको कांस्टेंट मिल रहा है स्ट्रेस. अब जरा चेक करो, अगर नंबर ऑफ साइकिल्स में एन से ऊपर लेके चले जाऊं, कितनी, इंफिनिटी तक भी, स्ट्रेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं जा रही. स्ट्रेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं जा रही. पहले तो उसको डिफाइन किया, सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं एंड्योरेंस लिमिट. तो एक नया टर्म आ गया, एंड्योरेंस लिमिट. सो व्हाट कैन बी डिफाइंड एज एंड्योरेंस लिमिट? तो अगर आप एन से ऊपर लेके चले जाओ साइकिल जिसपे फटीग फेलियर हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू एंड्योरेंस लिमिट से कम नहीं हो रही है, तो व्हाट इज एंड्योरेंस लिमिट? तो एंड्योरेंस लिमिट वो स्ट्रेस लेवल है मटेरियल के अंदर जिसके बाद अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स भी दे दो लोडिंग अनलोडिंग की, तब भी मटेरियल क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा. देन ऑल्सो द मटेरियल विल नॉट फेल, क्योंकि इसके नीचे आपको स्ट्रेस की वैल्यू नहीं मिल रही है. क्लियर है? तो एंड्योरेंस लिमिट वो वैल्यू है स्ट्रेस की जिसके बाद अगर आप नंबर ऑफ साइकिल्स इंफिनिटी तक भी ले जाओ तब भी आपका मटेरियल क्या नहीं करेगा, फेल नहीं करेगा. तो एंड्योरेंस लिमिट की सिग्निफिकेंस यहां से निकल के आ गई. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंड्योरेंस लिमिट. इसको रिनोट कर सकते हो, डायग्राम बनाओ फिर नोट कर लेते हैं इसको. तो पहला पॉइंट तो क्या देखा हमने यहाँ पे? पहला पॉइंट हमने ये देखा कि साइड में लिखते हैं इसके. सो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइकिल्स व्हाट इज हैपनिंग? अगर मैं नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा रहा हूँ जिसपे फेलियर हो रहा है, स्ट्रेस कम होता जा रहा है. सो on increasing the number of cycles, on increasing the number of cycles of loading, on increasing the number of cycles of loading, which causes fatigue failure, which causes fatigue failure. So on increasing the number of cycles of loading which causes fatigue failure, which causes fatigue failure, stress क्या होती जा रही है? Stress at failure goes on decreasing. So stress at failure goes on decreasing. एक वेरिएशन तो ये दिखी हमें. फिर हमें देखिए एंड्योरेंस लिमिट. अब एंड्योरेंस लिमिट कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? एंड्योरेंस लिमिट को ऑब्जेक्टिव में आएगी ये. इसको मैंने डिनोट कैसे किया? FEL. सो वी कैन से एंड्योरेंस लिमिट इज द स्ट्रेस लेवल. एंड्योरेंस लिमिट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच, जिसके नीचे क्या होगा? सो एंड्योरेंस लिमिट इज द स्ट्रेस लेवल below which even the infinite number of cycles, below which even the infinite number of cycles, even the infinite number of cycles of loading can't produce the failure, can't produce the failure, can't produce the failure. कौन सा फेलियर? फटीग फेलियर. तो एंड्योरेंस लिमिट हमारी वो स्ट्रेस लेवल है जिसके नीचे अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स भी दे दो लोडिंग की, फटीग फेलियर नहीं होगा. फटीग फेलियर विल नॉट टेक प्लेस. तो इसका लिए मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेस की हमारी.
नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया सबने? डन। ठीक है, वैल्यू नोट कर लो उसकी। तो अगर वैल्यू दूं, सो वी कैन से फॉर एग्जांपल फॉर माइल्ड स्टील, फॉर माइल्ड स्टील, अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें, माइल्ड स्टील की बात करें, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड्योरेंस लिमिट 186 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज दे दी इस मटेरियल की। तो माइल्ड स्टील के केस में आपको ये जानकारी दे दी। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या रिजल्ट आ रहा है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि माइल्ड स्टील के अंदर जो एंड्योरेंस लिमिट है अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है आप, तो कहाँ से निकल के आता है वो सवाल, उसका पूरा बेस बना के दिया हुआ है। तो अगर आपके मटेरियल के ऊपर स्टैटिक लोडिंग लग रही है, साइकिल्स नहीं है लोडिंग अनलोडिंग की, तब तो आप मटेरियल को डिजाइन करोगे कौन सी स्ट्रेंथ के लिए? तब तो आप मटेरियल को डिजाइन करोगे या तो यील्ड स्ट्रेंथ के लिए या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, डिपेंड कर जाएगा मटेरियल कौन सा है। अगर हमारा डक्टाइल है मैं डिजाइन करूंगा यील्ड के लिए, अगर मेरा ब्रिटल है मैं डिजाइन करूंगा अल्टीमेट के लिए। पर अगर वही मटेरियल है पर उसके ऊपर आप रिपीटेड लोडिंग लगा रहे हो, तब मैं डिजाइन करूंगा एंड्योरेंस लिमिट के लिए। देन इट विल बी डिजाइन फॉर एंड्योरेंस लिमिट। इसमें हम बोल सकते हैं, so we'll say hence for static loading, so hence for static loading, for static loading material is designed, hence for static loading material is designed for yield strength, material is designed for yield strength, for ductile material, for yield strength और ultimate strength कौन से मटेरियल के लिए? फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो वो डिजाइन होगा यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड फॉर, ये तो स्टैटिक लोडिंग की बात हुई। अगर डायनेमिक लोडिंग आई, एंड फॉर डायनेमिक लोडिंग मटेरियल इज डिजाइंड फॉर, मटेरियल इज डिजाइंड फॉर एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। ये इसका सिग्निफिकेंस आ गया फटीग का। अब क्योंकि हमारी जो फटीग फेलियर है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड ऑफ लोड के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो जैसे ही आपकी एक पैरामीटर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो जाए, वो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे डक्टिलिटी, वो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो डज डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर कि आप कौन सा लोड लगा रहे हो, कैसे लोड लगा रहे हो, कितने टाइम बाद लोड लगा रहे हो। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्रीप इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पर ये क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप बोल सकते हो जो एंड्योरेंस लिमिट है, तो एफ आई उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पर एंड्योरेंस लिमिट उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है।
So we can say endurance या fatigue, endurance या fatigue limit, endurance या fatigue limit is not the property of material. ये हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है. Noted? चलो तो खत्म पूरा फटीक. फटीक बता दिया, एंड्योरेंस लिमिट बता दी, सिग्निफिकेंस बता दिया, वैल्यूज दे दी माइल्ड स्टील के लिए. सफिशिएंट है इतनी जानकारी. When we reach endurance limit, then we can produce failure by increasing the load. If the load is dynamic loading. अगर लोड आपका डायनेमिक लोड है, नोट करो फटाफट चले. नोटेड. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उठाओ फिर. सो आफ्टर फटीक, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, नंबर तो डाल नहीं रहे. नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रेजिलियंस. Resilience of the material. It may also be termed as strain energy density. Resilience may also be termed as strain energy density. इसको strain energy density भी बोला जाता है. अब क्या है रेजिलियंस? बेसिक फॉर्म में डिफाइन करने के लिए, बेसिक फॉर्म में डिफाइन करने के लिए, जब भी आप मटेरियल को लोड करते हो, जब भी आप मटेरियल को लोड करते हो, the amount of energy which is being stored by the material is termed as resilience. तो जब भी आपने मटेरियल को लोड किया, यू अप्लाइड द लोड. जैसे एग्जांपल पिछला वाला टेस्ट ही उठा लो. यूटीएम में टेस्ट परफॉर्म किया था आपने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए अंडर टेंशन. तो आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया. जब आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, जितनी भी एनर्जी उसने स्टोर करके रखी अपने अंदर, उसको हम रेजिलियंस बोल देंगे. पर कहां तक? पर कहां तक? सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक. आप तो लोडिंग कब तक अप्लाई कर रहे थे? जब तक वो फेल नहीं कर जाता. फ्रैक्चर पॉइंट तक अप्लाई करी थी आपने लोडिंग. इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल ने जितनी भी एनर्जी स्टोर करके रख दी, उसको मैं क्या बोल दूंगा? रेजिलियंस बोल दूंगा. दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज रेजिलियंस. क्लियर है चीज? तो एक कहानी तो ये निकल गया रेजिलियंस की. दूसरा, जितनी भी एनर्जी मटेरियल ने स्टोर करी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. तो दो अलग अलग चीजें हैं मैथमेटिकली, पर कंसेप्चुअली दोनों का मतलब सेम है. पहले केस में आप सिर्फ क्या बता रहे हो? मटेरियल ने कितनी एनर्जी स्टोर करी. दूसरे केस में आप क्या बता रहे हो? कितनी एनर्जी स्टोर करी पर यूनिट वॉल्यूम. नाम रख दिया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. क्यों किया ऐसा? जब दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम है, दो अलग अलग पैरामीटर क्यों बनाया हमने? रीजन बीइंग, भले ही आप ये बोल देते कि मटेरियल है हमारा माइल्ड स्टील, आपने उसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करी, इलास्टिक लिमिट तक उसने एनर्जी स्टोर करके रख दी. अब ये आप उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हो. क्यों? जैसे आप स्टील का वॉल्यूम चेंज करोगे, जो एनर्जी वो स्टोर करेगा वो चेंज हो जाएगी. कहने का मतलब ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं निकल के आएगी जो आप सारे केसेस में अप्लाई कर पाओ. तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया? पर यूनिट वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर ली. वी हैव डन द कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम. अब ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा. दैट विल बी स्टैंडर्डाइज. जैसे एग्जांपल, इसको समझने के लिए एग्जांपल लो. आपने मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई किया, उसमें स्ट्रेस डेवलप हुई, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुई. मटेरियल वही है, पर अगर मैं मटेरियल की लेंथ बदलता जाऊं, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा.
इट विल बी डिफरेंट। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने क्या किया, आपने पर यूनिट स्ट्रेन निकाला। तो जब आपने स्ट्रेस को निकाला पर यूनिट स्ट्रेन, नाम क्या रख दिया इसका आपने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रख दिया। तो अभी जो एफ आई है वो आपको इलास्टिसिटी तो बता रहा था, कहाँ गई मेरी कर्व, ये तो हमारी कर्व शुरू शुरू में बना रखी थी, ये मेरे को इलास्टिसिटी तो बताती है, अभी डिस्कस करी थी कल ही प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी। तो आपने जब ये इलास्टिसिटी पर यूनिट स्ट्रेन बताई, आपने उसका नाम क्या रख दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई। नाउ दिस इज फिक्स वैल्यू। अब आप इसको क्या बोल दोगे, भैया ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो जब आप मटेरियल को लोड करोगे, मटेरियल क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा अपने अंदर, जितनी भी एनर्जी उसने स्टोर करी वो रेजिलियंस है। पर अगर मैं मटेरियल का वॉल्यूम बदलता जाऊं, ये एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो भी चेंज होती जाएगी। तो कैलकुलेशन कैसे करो, पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, नाम क्या रख दिया उसका, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस रख दिया। तो अब देखो ब्रैकेट में क्या डाला हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो क्या मतलब है इस बात का, वो हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होती है। यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका नाम क्या रखा, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो फ्रॉम द नेम ओनली द सिग्निफिकेंस कैन बी डिराइव्ड, नाम से आप सिग्निफिकेंस डिराइव कर सकते हो। तो रेजिलियंस क्या है भैया, सो विल से इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of the material, it is the property of the material, it is the property of the material by the virtue of which, it is the property of the material by the virtue of which, by the virtue of which it is capable of, by the virtue of which it is capable of, by the virtue of which it is capable of absorbing the, by the virtue of which it is capable of absorbing the energy when loaded, energy when loaded up to, energy when loaded up to elastic limit. So it is the property of the material by the virtue of which it is capable of absorbing the energy when loaded up to elastic limit. Elastic limit कॉमा लगा लिख दो। अगर अनलोड करोगे क्या होगा, एनर्जी रिकवर हो जाएगी। Then upon unloading, then upon unloading to have the energy recovered, to have the energy recovered. तो ये तो हमारा हो गया भैया रेजिलियंस। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज रेजिलियंस। निकालोगे कैसे मैथमेटिकली, हाउ टू फाइंड दिस मैथमेटिकली, सो विल से इट इज इक्वल टू, it is equal to एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व। ध्यान रखना लोड डिफॉर्मेशन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है। इट इज एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व। कहां तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। So it is area under load deformation curve within elastic limit. समझने के लिए डायग्राम बनाओ, छोटा सा ही बना देते हैं, क्योंकि अब फोकस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर तो है ही नहीं। फोकस इज नॉट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फोकस हमारा रेजिलियंस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस स्ट्रेन, वाई एक्सिस लोड डिफॉर्मेशन कर्व है ना, तो लोड दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर है लोड और यहां पर क्या है हमारी डिफॉर्मेशन। सो हियर वी हैव डिफॉर्मेशन। तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व कैसा दिखेगा आपको, सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती, तो ये हमारी लोड डिफॉर्मेशन कर्व आ गई। पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट और फिर इसके बगल में क्या मिल जाएगी, इलास्टिक लिमिट। बाकी पॉइंट्स नहीं मेंशन कर रहा, उस सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे। तो इलास्टिक लिमिट तक का जो आप एरिया कैलकुलेट करोगे अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व विल बी टर्म्ड एज व्हाट,
विल बी टर्म्ड एज रेजिलियंस। ये हमारी रेजिलियंस है। तो इसका जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस, कुछ भी बोल दो। रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब जो ब्रैकेट में लिखा है उसको डिफाइन कर लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसको बोल देंगे स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसको नीचे तक ले आओ। नोटेड? नोटेड। आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यू। सो विल से हियर strain energy, here strain energy is stored per unit volume. So here strain energy is stored per unit volume in linearly elastic material is termed as modulus of resilience। modulus of resilience दूसरा नाम क्या रखा था? दूसरा नाम क्या रखा था? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो कुछ भी नाम दे दो। So the strain energy stored per unit volume in a linearly elastic material will be termed as modulus of resilience or may also be termed as what? Strain energy density। तुम्हारी resilience क्या थी? What was resilience? Area under the curve up to what? Up to elastic limit। हमें पता है elastic limit proportional limit के बहुत पास होती है, तो आप इसको ट्रायंगल मान सकते हो। linearly elastic material है यानी straight line है, तो it will be equal to what? तो ये हमारी डिफॉर्मेशन है, मार्क कर दो ना इसके अंदर। ये हमारी डिफॉर्मेशन है और ये हमारा लोड है। दिस इज अवर लोड। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन बेस इनटू हाइट। तो ये हमारी रेजिलियंस निकल के आ गई। सो दिस इज द रेजिलियंस। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। देयर इज नो मैथमेटिकल चेंज अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं और वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद द वॉल्यूम एंड डिवाइड दिस बाय द वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के वॉल्यूम से कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है। चलो, कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है। ये जो वॉल्यूम है इसको डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्रिएट हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया हमारा रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। इधर क्या बच गया? हाफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? एरिया इनटू लेंथ। इसको और सिंप्लीफाई किया, हाफ लोड बाय एरिया डिफॉर्मेशन बाय लेंथ। और सिंप्लीफाई किया, लोड बाय एरिया स्ट्रेस डिफॉर्मेशन बाय द लेंथ स्ट्रेन। तो इसका मतलब रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकल के आ गई? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसका मतलब एरिया अंडर क्या आ गया? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। और इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस किसके बराबर आ गई? सो विल से मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस is equal to half stress into strain. So this is equal to half stress into strain.
और वी आर ऑल्सो नोन टू द फैक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्लोप थी हमारे कर्व की, तो मैं स्ट्रेन को किसके टर्म में लिख सकता हूँ? स्ट्रेस के टर्म में लिख सकता हूँ। सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट? इट कैन बी रिटन एज हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस लिखने के तरीके अलग अलग है। और कैसे लिखा जा सकता है इसको? और कैसे लिखा जा सकता है? एरिया अंडर व्हाट? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पीछे वाली कौन सी कर्व थी? लो डिफॉर्मेशन कर्व थी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ गई। सो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू वेयर? अप टू इलास्टिक लिमिट। सो अप टू इलास्टिक लिमिट। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है मटेरियल के अंदर जब आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करो अप टू इलास्टिक लिमिट? इसको हम रेजिलियंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आपने लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनाई थी, सेम यही कर्व उठा रहा हूं मैं, एग्जैक्टली सेम कर्व, कोई चेंज नहीं कर रहा, बस नोटेशन चेंज कर दूंगा। आई सिंपली चेंज द नोटेशन। अगले पेज पे गए, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डिफॉर्मेशन, लोड हटाया, यहाँ पे लिखा स्ट्रेस, यहाँ पे लिखा स्ट्रेन। दिस इज स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एरिया आ गया जिसको हम क्या बोल देंगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सिग्मा स्क्वायर बाय 2E कैसे आया? देखो भैया कैसे आया, मेरी गलती थी, नहीं लिखा इसको मैंने। ये मान लिया था कि भैया आप इतना तो कर लेंगे। तो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू क्या हुई? स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का होल स्क्वायर, 2 इंटू ई इज ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके बाद हमने ये लिखा। So area of this curve will be equal to what? Area of this curve will be termed as modulus of resilience. और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है इसका स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ग्राफ शो नहीं हुआ, रिफ्रेश करो एक बार, आ जाएगा। रिफ्रेश करो एक बार, स्क्रीन आ जाएगी। आ रहा है अब? तो रेजिलियंस हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया। फटीग की प्रॉपर्टी बता दी थी डायनेमिक लोडिंग के लिए। रेजिलियंस, 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 रेजिलियंस। देखो ये प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट होती है किसके लिए? सो दिस प्रॉपर्टी, तो मटेरियल में एनर्जी स्टोर करानी है, मटेरियल में एनर्जी स्टोर करानी है, जैसे स्प्रिंग। अब वहां पे रेजिलियंस की हम बात करेंगे तो स्प्रिंग का पूरा एक चैप्टर है। तो जब हम स्प्रिंग की बात कर रहे होंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी। तो जब मैं स्प्रिंग को लोड करूंगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेजिलियंस। तो हम कंपेयर करेंगे स्प्रिंग को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, कौन कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है। So this property is desirable
This property is desirable for the material. This property is desirable for the material to be used as spring, जिसको आप स्प्रिंग की तरह यूज करोगे. Bearing, so to be used as spring bearing, or which are subjected to shock loading or vibration. What is shock loading? We have defined, पीछे define कर रखा है. क्या होता है shock load? Shock loading and vibrations. So shock loadings and vibrations. So note कर लो resilience. Noted. अभी आपका जो कर्व है वो लीनियर इलास्टिक दिखा रखा है, तो आपने एरिया डायरेक्टली क्या लिख दिया था कर्व का? हाउ यू रिटर्न द एरिया? तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया था, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन या हाफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन लिख दिया था. जरूरी नहीं है हर बार वेरिएशन आपको लीनियर ही मिले. नॉट नेसेसरी दैट वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर, यानी हर बार जरूरी नहीं है ट्राइंगल हो. और हमें पता है फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल ये जो कर्व होती है वो कैसी होती है? फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल कर्व कैसी होती है? कर्व्ड होती है. वो तो समझाना है, थ्योरी बतानी है, स्टार्ट करिए, तो इसलिए लीनियर इलास्टिक मटेरियल ले लिया. जरूरी नहीं हर बार आपको लीनियर इलास्टिक मटेरियल मिले. चलो नोटेड. चलो सवाल देखो इसके ऊपर. Check what is being asked. In a non-linear elastic material, तो non-linear elastic material है तो straight line नहीं बनेगी. Subjected to the axial loading, strain is 0.15% elastic straining. If the stress strain relationship is given by sigma is equal to c square, यानी parabolic variation है. C is constant given by 10 is per 5 Newton per mm square. Sigma is stress, E is strain. Calculate the resilience of the material. Resilience निकालनी है आपको मटेरियल की, निकालो भैया resilience of the material. स्ट्रेस स्ट्रेन में वेरिएशन दे रखी है, लोड डिफॉर्मेशन में वेरिएशन नहीं दे रखी है. इसका मतलब क्या निकाल पाओगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकाल लोगे. So we can calculate the modulus of resilience. Area under the stress strain curve. So area under the stress strain curve. So area under stress strain curve. Integral y dx. ये है हमारी एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. y क्या है हमारा? व्हाट इज y? सिग्मा. x क्या है हमारी? स्ट्रेन. तो ये हमारा है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. कैलकुलेट करो कितनी आ रही है वैल्यू. सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है?
CE square DE varying from 0 to E. So varying from 0 to E. So this will be some constant C. Strain का whole cube divide by 3 varying from 0 to E. So it comes out to be CE cube by 3. स्ट्रेन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.15% है. तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितनी आई? सी की वैल्यू है 10⁵. ई की वैल्यू कितनी है हमारी? ई की वैल्यू है 0.15% डिवाइड बाय 100 होल क्यूब डिवाइड बाय 3. कैलकुलेट कर लो, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकल के आ गई. सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ऑफ द मटेरियल. कितनी है? 1.125 into 10⁻⁴ Newton per mm square. If I know the modulus of resilience, we can calculate the resilience. So resilience will be equal to modulus of resilience into volume. So modulus of resilience into volume. Volume दे नहीं रखा आपको. Volume is not given to you. So non-linear elastic material subjected to axial loading. So not mentioned. So volume छोड़ दो, volume भी डाल दो. जो भी volume है इसकी. So modulus of resilience 1.125 into 10⁻⁴ V. तो 10⁻⁴ V. तो इसका मतलब क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? लोड इनटू डिफॉर्मेशन. तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन mm. तो न्यूटन mm. वॉल्यूम आपको डालना पड़ेगा mm क्यूब के अंदर. तो दिस इज द रेजिलियंस ऑफ द मटेरियल. तो इसकी जब कर्व बनाओगे कैसी बनेगी? नाउ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट विल बी एनालाइज्ड विल बी पैराबोलिक. ये इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये B है, ये A है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है स्ट्रेन की 0.15%. दिस इज द एरिया दैट यू हैव कंप्यूटेड. ये एरिया निकाला है आपने. अब ये वेरिएशन बदल के दे देगा आपको सवाल में. पैराबोलिक दे दिए, क्यूबिकल वेरिएशन दे देगा, या पैराबोला में एक कांस्टेंट और जोड़ देगा. नोटेड. नोटेड. रेजिलियंस हो गया, हैश लगा दिया. एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहे थे इलास्टिक लिमिट तक. अब रेजिलियंस का ये एक्सटेंशन, ये क्या आ गया? थ्योरी पे जाओ वापस. सो एक्सटेंशन ऑफ द रेजिलियंस. एक्सटेंशन ऑफ द रेजिलियंस इज टफनेस. सो टफनेस ऑफ द मटेरियल. तो अगली प्रॉपर्टी मटेरियल की टफनेस. अभी हमने बोला कि मटेरियल जितनी भी एनर्जी स्टोर करता है अप टू इलास्टिक लिमिट, इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस. अब टफनेस क्या है? मटेरियल जितनी भी एनर्जी स्टोर करे, कहां तक? अपने फेलियर तक, उसको हम बोल देंगे टफनेस. दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज टफनेस. सो इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल अप टू इट्स फेलियर. जब तक वो फेल नहीं हो जाता, हम उसको टेक्निकली टफनेस बोल देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे टफनेस निकालनी है, ये एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व होगा अप टू विच पॉइंट? अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. और अगर मैं निकालूं मॉडुलस ऑफ टफनेस, जैसे पीछे आपने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकाली थी, इट विल बी एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट. तो ये उसी की एक्सटेंशन है रेजिलियंस की.
तो उसका मतलब आपको टफनेस हमेशा ज्यादा मिलेगी किससे? रेजिलियंस से. टफनेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेजिलियंस ऑफ द मटेरियल. तो इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ मेंशन कराया. तो टफनेस को हम बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल to absorb the energy. So it is the ability of the material to absorb the energy up to what? Up to fracture point. नाम रखा था इसका हमने G. Up to fracture point. So up to fracture point. तो रेजिलियंस में मटेरियल कैसे डिफॉर्म हो रहा था? इलास्टिकली. इस बार डिफॉर्मेशन कैसी आ गई? प्लास्टिकली. So we'll say hence in this case. So hence in this case material is deforming. Hence in this case material is deforming plastically. So hence in this case material is deforming plastically. इस केस में मटेरियल कैसे डिफॉर्म करती है? प्लास्टिकली डिफॉर्म करती है. किसके बराबर है? So we'll say it is equal to area under the load deformation curve. It is equal to area under the load deformation curve. Area under the load deformation curve. पर कहां तक? Up to the fracture limit. Up to the fracture limit. So up to the fracture limit. फिर से सेम कर्व यूज कर सकते हैं. आई कैन यूज द सेम कर्व, बस लिमिट चेंज हो जाएगी. कहाँ गई हमारी कर्व? लोड डिफॉर्मेशन कर्व उठाओ यहां से, पेस्ट करो. सो दिस इज अवर लोड डिफॉर्मेशन कर्व. फर्क बस ये है कि टफनेस को बताने के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? अब जाना पड़ेगा फ्रैक्चर पॉइंट तक. फ्रैक्चर पॉइंट तक जाना है तो पहले तो पॉइंट को डिफाइन करो. फ्रैक्चर पॉइंट को डिफाइन करो. हमारा ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है जी. सो फ्रैक्चर पॉइंट ये हमारी क्या थी? दिस वाज व्हाट? लोड जहां पे आगे यील्डिंग हो जाती है. लोड जहां पे आगे यील्डिंग हो जाती है, इस पूरे एरिया को हटाया. द एंटायर एरिया इज एलिमिनेटेड. सेकंड लोडिंग, तो इसको हटाया. सो ये हमारा यील्ड लोड. दिस लोडिंग विल बी टर्म्ड एज व्हाट? अल्टीमेट लोड. तो ये हमारा अल्टीमेट लोड है. अब क्यों मार्क कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा. मुझे एरिया लेना है इस कर्व का. अगर आपको इस कर्व का एरिया लेना है, निकाल ही नहीं पाओगे एरिया. यू नॉट बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व. क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई? इसलिए नहीं निकाल पाएंगे भैया, रेगुलर ज्योमेट्री है ही नहीं. तो जब रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, फिर कैलकुलेट करने के लिए जुगाड़ करते हैं. क्या जुगाड़ करते हैं? इसको ट्रेपेजियम मान लेते हैं. वी अज्यूम इट टू बी ट्रेपेजियम. तो इसको ट्रेपेजियम मान लिया जाता है. सो ए बी डी ई, एक सी पॉइंट भी हमारा सी, ये हमारा एफ पॉइंट था. सो वी अज्यूम इट टू बी ट्रेपेजियम. अजम्पशन है वो हमारी. एक अजम्पशन ये भी होती है कि हमारा ए बी डी पॉइंट सेम मान ले जाते हैं प्रैक्टिकली.
So assume it to be trapezium now. तो assumption ले ली कि हमारा ट्रेपेजियम है. Then load, ये हमारी डिफॉर्मेशन है. दिस इज अवर डिफॉर्मेशन. ये हमारा डेल्टा फेलियर पे है. सो डेल्टा एट फेलियर. सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस कर्व. इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है. तो इस पूरे कर्व का एरिया क्या कहलाएगा? इस पूरे कर्व का एरिया कहलाएगा टफनेस. तो एरिया ऑफ दिस इंटायर कर्व इज टर्म्ड एज टफनेस. ये पूरे कर्व की एरिया टफनेस कहलाती है. पीछे एरिया पूरा लिखा था ना. सो एरिया इज टर्म्ड एज टफनेस. तो कर्व पीछे वाली है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया. तो सिंस द कर्व इज नॉट रेगुलर, एरिया कैन नॉट बी फाउंड. एरिया निकाल नहीं पाओगे. तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको हम ट्रेपेजियम अज्यूम कर लेंगे. नोट करो, फिर अगले पेज पे एरिया भी लिखो उसका. So we'll say toughness will be equal to what? So we'll say toughness half sum of parallel sides. So half sum of parallel sides py plus pu into distance between them. So into distance between them. ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का. इट इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं है. तो रेजिलियंस टफनेस का एक छोटा सा पार्ट है. रेजिलियंस आपको बस क्या बताएगा? आपको मटेरियल की इलास्टिक डिफॉर्मेशन बताएगा. ये आपको उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बता देगा. यही अगर आप एरिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का लो अप टू फ्रैक्चर, इसको हम मॉडुलस ऑफ टफनेस बोल देंगे. सो इट विल बी टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ टफनेस. सो वी विल से हियर total amount of total amount of energy, total amount of energy stored by the material. So the total amount of energy stored by the material up to fracture, up to fracture per unit volume. Total amount of energy stored by the material up to fracture per unit volume is termed as modulus of toughness. Modulus of toughness. So modulus of toughness. ये और किसके बराबर होगी? So we'll say it is also equal to what? It is also equal to area under stress strain curve up to what? Up to failure. ये आपको एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बराबर मिलेगा अप टू फेलियर. फिर से सारा बना रखा है हमने कर्व पीछे, डायरेक्टली वहीं से उठाया, यहाँ पे डाल दो. ओनली द नॉमेनक्लेचर इज टू बी चेंज. सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगी. सो पहला तो यहाँ पे हमारा हो गया स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्ट्रेन. लोड की जगह क्या डाल देंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस. डिफॉर्मेशन को किसके टर्म में लिखेंगे? स्ट्रेन के टर्म में. स्ट्रेन एट फेलियर. लो, अब जो एरिया कहलाएगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? उस एरिया को बोल देंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस. सो मॉडुलस ऑफ टफनेस. ये एफ मिट गया, एफ को लिख दो ऊपर. सो एफ. सो रेजिलियंस टफनेस दोनों आ गई.
ठीक है, अच्छा टफनेस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो आप दूसरे मटेरियल्स में करोगे। कंक्रीट में डिफाइन करेंगे इसको हम एग्रीगेट्स में डिफाइन करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में आती है सारी चीजें ये। आप ऐसे ही बोल सकते हो टफनेस में भी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट इंपैक्ट लोडिंग। तो जहां पर मटेरियल के ऊपर इंपैक्ट लोड लग रहा है विल टॉक अबाउट टफनेस, शॉक लोड लग रहा है विल टॉक अबाउट रेजिलियंस, वाइब्रेशन लग रही है विल टॉक अबाउट रेजिलियंस। तो टफनेस को हम बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट व्हाट, इम्पैक्ट लोडिंग ऑल्सो। तो एक और तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब इम्पैक्ट लोडिंग कहाँ कहाँ पे आती है, जैसे पीछे हमारी शॉक लोडिंग कहाँ आ रही थी, स्प्रिंग्स में आ रही थी, बेयरिंग्स में आ रही थी। अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट लोडिंग की, इफ यू टॉक अबाउट इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग जैसे आपके रेलवे ट्रैक के अंदर, अब आपको रेल्स बनानी है मटेरियल ऐसा यूज करोगे जिसकी टफनेस क्या है, ज्यादा है, टफनेस ऑफ विच इज कंपैरेटिवली मोर। तो वहां पे इस प्रॉपर्टी की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, नोट कर लिए। सो मॉडुलस ऑफ रेफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, सो मॉडुलस ऑफ टफनेस कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा यू डिवाइड बाय 2 will be equal to strain at failure. So half sum of parallel sides into distance between them. So we can say it may also be defined as what? It may also be defined as ability of the material to resist what? Ability of the material to resist impact load. इसलिए पहले सारे लोड डिफाइन करके दे दिए, to resist impact load and is significant for those material which are subjected to impact loading, एग्जाम्पल डाल दो रेलवे ट्रैक, सो रेलवे ट्रैक्स डन 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 डन। चलो देखो, एक और पॉइंट कल वाले टॉपिक से रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो क्रीप क्या कर जाएगी, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर क्रीप विल इंक्रीज, क्रीप बढ़ जाएगा, इसका मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या कर जाएगी, बी पॉइंट से लेके जी पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेन है बढ़ जाएगी। अगर बी पॉइंट से लेके जी पॉइंट के बीच में स्ट्रेन बढ़ गई, इसका मतलब किसकी वैल्यू बढ़ गई, डेल्टा एफ बढ़ गया, डेल्टा एफ बढ़ गया, इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा, टफनेस बढ़ गई। यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है। अब कैसे, उसका रीजन रिलेट करके दे दिया। सो वी कैन से of the material, toughness of the material also depends on temperature, also depends upon temperature directly. So also depends upon temperature directly. ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है डायरेक्टली, टेम्परेचर बढ़ाओगे टफनेस बढ़ जाएगी। अब आपके जो एजेई के एग्जाम होते हैं, ये तो गेट टीएससी के लिए हो गया, वहां पर यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, वो पूरी टेस्ट पूछता है टफनेस कैसे निकालेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं टफनेस निकालने के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड।
टफनेस निकालने के लिए दो बेसिक टेस्ट है हमारे पास, टू ऑफ द टेस्ट आर अवेलेबल, दोनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। एक है चारपी टेस्ट और दूसरा है आइजोट टेस्ट। सो टू ऑफ द टेस्ट आर अवेलेबल, तो नाम ही पूछ लेगा टफनेस कैसे निकाली जाती है मटेरियल की। सो नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, टफनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू यू फाइंड द टफनेस। सो वी कैन से टफनेस ऑफ द मटेरियल is found toughness of the material is found by performing the impact test, impact test, which are of following types, which are of following types, so which are of following types। पहला टेस्ट चारपी टेस्ट, इसकी रियल पिक्चर निकाल देना, गेट द रियल पिक्चर ऑफ बोथ द टेस्ट। तो एक है चारपी टेस्ट और दूसरा है हमारे पास आइजोट टेस्ट। द सेकंड ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज आइजोट टेस्ट। सो फर्स्ट इज चारपी, दूसरा है आइजोट टेस्ट। अब दोनों टेस्टों में बस एक छोटा सा फर्क होता है, तो वो क्या फर्क होता है एक बार पिक्चर निकालो, वहीं से बता देता हूँ मैं। तो दोनों टेस्ट एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। दोनों की पिक्चर निकाल देना। सो ये इनमें डिफरेंसेस भी आ गए। सो गेट द पिक्चर ऑफ बोथ द टेस्ट, दोनों टेस्टों की पिक्चर निकाल दो। हॉरिजॉन्टल है, दोनों टेस्ट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, अलग अलग डेवलप हुए हैं। आप दोनों टेस्ट एक साथ एनालाइज कर रहे हो। और क्या जानकारी देनी है, एक ये जानकारी देनी है। चलिए देखिए, अब सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, ऑल दी पॉइंट्स आर मेंशन। अब रियल पिक्चर देख लो एक बार बस, चेक द रियल पिक्चर। तो एक तो आ गया हमारे पास चारपी टेस्ट,
दूसरा आइजोट टेस्ट, आइजोट आइजोट कहाँ है भाई? भाई स्पेसिमेन भी तो दिखना चाहिए आपको। लो, इसमें दोनों चीजें दिख रही हैं। इन दिस डायग्राम बोथ दी टेस्ट आर विजिबल। उठाओ इस डायग्राम को, चेक दिस डायग्राम। तो पहला टेस्ट, टफनेस को हमने क्या बताया? इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट अप्लाई करोगे तो फिर क्या करोगे? आप स्पेसिमेन लोगे। तो दिस इज द स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन है हमारा। तो दो स्पेसिमेन दिख रहे हैं आपको, एक स्पेसिमेन, ये दूसरा स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आइजोट टेस्ट में स्पेसिमेन को कैसे रखा जाता है? वर्टिकली रखा जाता है, दिख रहा है। और जो हमारा 4P टेस्ट है, इसमें स्पेसिमेन कैसे अलाइंड है? हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। तो डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर। सेकंड, नॉच की पोजीशन क्या है? नॉच की पोजीशन, अगर आइजोट टेस्ट की बात करोगे, जो नॉच है, दिस इज द नॉच, नॉच इज फेसिंग टुवर्ड्स द हैमर। तो आइजोट टेस्ट में जो हमारा नॉच है, ये मेरा वर्टिकल स्पेसिमेन है, दिस इज द वर्टिकल स्पेसिमेन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। कहाँ गया यार, दिखेगा ही नहीं है, परफेक्ट डायग्राम बना के देना पड़ेगा। सो दिस इज अवर स्पेसिमेन। अगर ये हमारी स्पेसिमेन है, नॉच, ये है नॉच। ये मैंने आपको बना के दिखाई है, आपको दिखेगी भी नहीं क्योंकि ये पीछे की तरफ है। तो जो हमारा स्ट्राइकर है, उसकी तरफ ही फेस करती है नॉच, यानी जो स्ट्राइकर है नॉच के ऊपर आके स्ट्राइक करता है। पर 4P टेस्ट में देखो, नॉच इज फेसिंग अवे फ्रॉम द स्ट्राइकर। तो जहां पर स्ट्राइकर आके स्ट्राइक कर रहा है स्पेसिमेन को, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है? नॉच प्रेजेंट है। नॉच मैंने आपको अलग से बना के दिखाई है, देखो। तो आई शोन दिस सेपरेटली। 45 डिग्री का एंगल होता है नॉच का, 2 mm की इसकी साइज होती है। तो दैट इज बीइंग शोन टू यू सेपरेटली। वापस आ जाओ उसके ऊपर। तो पहला डिफरेंस क्या आया अलाइनमेंट का, दूसरा डिफरेंस किसका आ गया? नॉच का डिफरेंस आ गया। तो नॉच का डिफरेंस। तीसरा, जो स्पेसिमेन की साइज है लिखी हुई है 55-10-10, यहाँ पे 75-10-10, पीछे आपको साइज मेंशन करके दे रखी है टेबल के अंदर। थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दोनों में जो हैमर होता है अलग अलग होता है। आइजोट टेस्ट के अंदर जो हैमर स्ट्राइक करते हैं वो फ्रेमिंग टाइप हैमर होता है। यहाँ पर जो ये हैमर है, इसको हम बोलते हैं बॉल पिन टाइप हैमर। दोनों में टेस्ट के अंदर प्रिंसिपल सेम। आप इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई कर रहे हो स्पेसिमेन के ऊपर, कब तक? जब तक सैंपल फेल नहीं कर जाए। नॉच क्यों बनाई? क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसके अक्रॉस फेलियर होगा, क्योंकि आपने क्या घटा दिया है? यही वो सेक्शन है जिसके क्रॉस फेलियर होगी, क्योंकि क्या घटा दिए? एरिया घटा दिए मैंने यहाँ पे। नोटेड। टेबल स्लाइड, दोनों हैमर की भी पिक्चर निकाल देना अगर मिल जाती है तो। प्रीवियस स्लाइड और पहली स्लाइड, लो और पहली स्लाइड। चले आगे।
डन। हैमर दूसरा हैमर नहीं आया अभी तक, एक ही हैमर आया है। दूसरा हैमर भी भेज देना। The hammer which we have shown is framing hammer, ये framing type hammer है। Ball pin type hammer भेज देना। So this is the framing type hammer which is being sent. ये है सबसे पहला वाला। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस उठा के पूछ लेगा, टेस्ट का नाम पूछ लेगा आपसे। तो हमने तो डिटेल में डिस्कस कर लिया ईच एंड एवरी पॉइंट। नोटेड। चले, कर लिया। नोट कर लिया है। नंबरिंग तो डाल नहीं रही थी हमारी, अगली प्रॉपर्टी डायरेक्टली उठाते। तो रेजिलियंस, टफनेस। So next of the property. So next of the property of the material is tenacity. So next of the property. So we'll try to finish all the properties. फिर कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। So next of the property of the material is termed as tenacity. अब ये क्या होती है? What is tenacity? You can say it is the property of the material by the virtue of which it is able to resist the failure when subjected to tensile loading. तो पीछे वाली प्रॉपर्टी हर एक टाइप ऑफ लोडिंग के लिए एप्लीकेबल थी, पर टेनेसिटी का स्पेसिफिकली मतलब क्या है? ये मटेरियल की एबिलिटी है जिससे ये फेलियर को रेजिस्ट करती है जब आप उसके ऊपर सिर्फ क्या अप्लाई करो, जब आप उसके ऊपर सिर्फ टेंसाइल लोड अप्लाई करो। इसका मतलब टेनेसिटी में उन मटेरियल्स के लिए यूज करूंगा या उन सिचुएशंस में यूज करूंगा जिसमें मेंबर के ऊपर सिर्फ क्या डेवलप होगी, जिसमें मेंबर के ऊपर सिर्फ टेंसाइल लोडिंग डेवलप होगी। इस बात को समझने के लिए परफेक्ट एग्जांपल है, बचपन से यूज करते आ रहे हो सबने, स्कूटर चलाया होगा, बाइक चलाई होगी। तो स्कूटर और बाइक, एक्टिवा चलाई होगी, उसमें ब्रेक दबाते हो तो हैंड ब्रेक होती है, उसको प्रेस करते हो, अंदर एक वायर लगी हुई होती है, देखी भी होगी, या साइकिल चलाई होगी, जैसे ही ब्रेक को प्रेस करते हो वायर क्या करती है? वायर क्या करती है? वायर एक्सटेंड करती है। अब एक्सटेंड करती है या स्ट्रेच करती है, मतलब उसके ऊपर कौन सी लोडिंग है, टेंशन है। उसके लिए मैं हमेशा बात करूंगा टेनेसिटी की। तो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी टेनेसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो कभी कंप्रेसिव लोडिंग नहीं आएगी उसके अंदर, इट विल ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, टेंसाइल लोडिंग। सो वील से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, it is the property of the material, it is the property of the material by the virtue of which, by the virtue of which it resists, by the virtue of which it resists fracture when subjected to
It resists the fracture when subjected to tensile loading. When subjected to tensile loading. So it is the property of the material by the virtue of which it resists the fracture when subjected to tensile loading. So this is being termed as tenacity. इसको हम tenacity बोल देते हैं. तो वो स्ट्रेंथ ही है, बस एक दूसरा नाम डाल दिया फेमिलियर बनाने के लिए. नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. इसको भी बताया था माइल्ड स्टील के अंदर. डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल की बात करी थी, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील. अब डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज डक्टिलिटी? सो डक्टिलिटी को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की which gives the measure of what? Which gives the measure of the extent of the material that it will deform before fracture. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो आपको आइडिया देगी कि मटेरियल कितना डिफॉर्म होगा फेल होने से पहले. इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? अभी पीछे वाला डायग्राम उठा लो, वहीं से पता चल जाएगा. फेलियर पे जो स्ट्रेन है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई. तो अगर दो मटेरियल है, दोनों की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई, जिसका फेलियर पे स्ट्रेन ज्यादा हुआ, इसका मतलब वो मटेरियल क्या है? ज्यादा डक्टाइल है. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डिफॉर्म हो सकता है. इट कैन डिफॉर्म मोर. अच्छा, इसको और भी बचपन में पढ़ा होगा. डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी आप बोल सकते हो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर्स. अब वो थिन वायर मतलब क्या क्या कर रहे हो आप उसके अंदर? स्ट्रेन ही तो डेवलप करा रहे हो. यू आर डेवलपिंग द स्ट्रेन इन इट. तो वो एक दूसरा तरीका उसको डिफाइन करने का. बट टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं? जितना ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो सकता है मटेरियल के अंदर, उतनी ज्यादा क्या है उसकी डक्टिलिटी है. इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मटेरियल टफ है तो पहली चीज जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा वो क्या है? उसकी डक्टिलिटी के ऊपर. क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा है तो टफ मटेरियल आपको क्या मिलेगा? डक्टाइल भी मिलेगा. दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि टफनेस में एक चीज और आ रही है, डिफॉर्मेशन तो आ ही रही है, तो ये स्ट्रेन तो आ ही रहा है, पर साथ में और क्या आ रही है? उसकी स्ट्रेंथ भी आ रही है. साथ में क्या आ रही है? साथ में स्ट्रेंथ भी आ रही है. इसका मतलब टफनेस दो दो प्रॉपर्टी एक साथ लेके चल रहा है. कौन सी? स्ट्रेंथ भी और डक्टिलिटी भी. तो टफ मटेरियल है तो वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और साथ में क्या होगा? डक्टाइल भी होगा. पर जरूरी नहीं है कि अगर मटेरियल डक्टाइल है तो साथ में क्या होना चाहिए? टफ भी होना चाहिए. तो टफ मटेरियल है, इसका मतलब है दोनों प्रोडक्ट जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग भी है और डक्टाइल भी है. पर उल्टा मत कर देना कि अगर मटेरियल स्ट्रॉन्ग है तो टफ होगा, जरूरी नहीं है. मटेरियल डक्टाइल है तो टफ होगा, जरूरी नहीं है. तो सारी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं होती एक दूसरे के ऊपर. तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो उसको डिफॉर्म होने देती है बिफोर फेलियर. सो वी विल से इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of the material, it is the property of the material, it is the property of the material which gives the measure, which gives the measure of the extent, which gives the measure of the extent, which gives the measure of the extent to which a material, measure of the extent to which a material will deform before fracture. So it is the property of the material which gives the measure of the extent to which a material will deform before fracture. ठीक है. अगला तरीका. So it may also be defined as what? It may also be defined as, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It may also be defined as ability of the material. It may also be defined as ability of the material by which it can be drawn into wires. It can be drawn into thin wires. So it is the ability of the material by which it can be drawn into thin wires. तो ये हमारी डक्टिलिटी होती है. इससे मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी भी होती है, मैलिएबिलिटी. उसको भी आगे मेंशन कर लेंगे.
ये नोट करो अभी। इफ यू आर ड्रॉइंग द मटेरियल इन वायर, यानी लोडिंग का नेचर क्या होगा? अगर आप मटेरियल में डिफाइन कर रहे हो डक्टिलिटी को, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल सो दैट इट कैन बी ड्रॉन इन वायर, तो नेचर ऑफ लोडिंग विल ऑलवेज बी टेंसाइल। उसमें मेंशन कर सकते हैं hence 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 it is the ability of the material, hence it is the ability of the material to deform under tension, deform under tension, so it is the ability of the material to deform under tension। तो ये हमारी डक्टिलिटी निकल के आ गई। डन डन डन। इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी, so we can say whereas the ability of the material, so whereas the ability of the material, कौन सी ability? Ability of the material to deform under compressive load is termed as malleability, is termed as malleability। सो malleability की वजह से, जैसे आपने यहाँ पे वायर में मटेरियल को ड्रॉ किया था, वहां पे थिन शीट्स बन जाती हैं। तो वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिससे आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर जाओ। थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब कौन सा लोड लगा रहे हो उसके ऊपर? कंप्रेसिव लोड। सो इज टर्म्ड एज malleability by virtue of which, material can be drawn into, by the virtue of which material can be drawn into thin sheets। So ability of the material to deform under compressive load is termed as malleability, by the virtue of which material can be drawn into thin sheets। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा जो डक्टाइल मटेरियल होता है, इसका फेलियर का नेचर कैसे बताया था? कप कोन फेलियर। तो माइल्ड स्टील में फेलियर हो रही थी कप कोन फेलियर। कौन करवा रहा था वो फेलियर? वो फेलियर हो रहा था शेयर की वजह से। तो इसका मतलब हमारा डक्टाइल मटेरियल वीक होता है किसमें? शेयर में। तो सारी प्रॉपर्टी एक साथ मेंशन कर रहे हैं। सो वील से दैट डक्टाइल मटेरियल, is weakest. Ductile material is weakest in shear. Hence it is designed. For shear. वो डिजाइन होता है शेयर के लिए। जैसे एग्जांपल, खूब एग्जांपल दिए थे पीछे। माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे डक्टाइल मटेरियल है। ऑल दीज आर डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट मेलिएबल प्रॉपर्टी थी ना। नेक्स्ट इसको नीचे कर दो। मेलिएबल मटेरियल ऊपर लिखे थे, एग्जाम्पल यहीं डाल दो। सो मेलिएबल मटेरियल जैसे लेड,
पहले ही बता दिया था, पेज बंद हो जाएगा, परेशान मत होना। वो कई बार साइड में उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो बंद हो जाता है वो, तो पहले ही बोला था कि बंद हो जाएगा। तो डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल, मैलिएबल मटेरियल के एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज a malleable material need not be ductile, need not be ductile and vice versa। तो जरूरी नहीं है मैलिएबल मटेरियल डक्टाइल हो या डक्टाइल मटेरियल मैलिएबल हो। ठीक है, नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट 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 जानकारी, प्लैटिनम इज द मोस्ट ductile material, so all these are your objective, and gold is the most malleable material, most malleable material। तो डक्टिलिटी हमें क्या बताती है कि मटेरियल कितना डिफॉर्म हो सकता है फेलियर से पहले, हाउ मच ऑफ द मटेरियल कैन डिफॉर्म प्रायर टू इट्स फेलियर। नोट कर लिया, नोट कर लिया, अब इसको अप्लाई करके देख लो। एक ही कर में दो चीजें बना के दे सकते हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, अब मटेरियल को कंपेयर करने का तरीका। तो दो मटेरियल बना के दिए हैं, एक व्हाइट वाला है, येलो वाला है, विच इज मोर डक्टाइल। सो मटेरियल टू इज मोर डक्टाइल। कैसे कंपेयर किया, फेलियर स्ट्रेन से कंपेयर कर लिया। सो विल से सिंस failure strain of material 2 is more than failure strain of material 1, material 2 is more ductile। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी पीछे लिखाया भी था, एक तो डक्टाइल मटेरियल की डिजाइनिंग करोगे शेयर के लिए। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डक्टाइल मटेरियल की डिजाइनिंग कौन सी स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। वो पीछे लिखवा दिया था मैंने एंड्योरेंस लिमिट के अंदर, सो दैट वाज बी मेंशन्ड इन द एंड्योरेंस लिमिट। तो इस बात को भी रेफर कर सकते हो कर्व के फॉर्म में। ऐड करो स्लाइड, कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व आल्सो। टेंशन और कंप्रेशन में कर्व क्या निकल के आती है, सेम निकल के आती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम।
तो टेंशन वाली कर्व बनाइए, कंप्रेशन वाली कर्व बनाइए। डिजाइनिंग किसके ऊपर बेस्ड होगी? यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। डिजाइनिंग किसके ऊपर बेस्ड होगी? यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। दिस इज अवर फाई, दिस इज अवर थीटा। Yield strength in tension, this is yield strength in compression. So we are known to the fact designing of the ductile material is based upon what? Yield strength. ये strain axis है, ये stress axis है. So we'll say designing of ductile material is on the basis of its yield strength. Is on the basis of its yield strength. उसके yield strength के basis पे होगी. दूसरा, इसकी shear strength क्या होती है? सबसे कम होती है. तो पहला पॉइंट, क्या क्या फीचर्स हैं इसके? थीटा किसके बराबर है? फाई के बराबर है. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंप्रेशन के बराबर है. बट अगर आप डक्टाइल मटेरियल की बात करोगे, इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ कंप्रेशन में है, ये ज्यादा होती है यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन. एट मैक्स बराबर हो सकती है, पर ये ज्यादा है किससे? इसकी शेयर स्ट्रेंथ से. तो ये वीकेस्ट होता है शेयर में, इसलिए फेलियर इसका शेयर के अंदर होता है. हैज इट फेल्स इन शेयर. तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बीइंग गिवन. एफ आई सी होगा नीचे, क्या लिखा? टी लिख दिया क्या? एग्जाम्पल ले लो. टेक द एग्जाम्पल. रेड है ना? सो टेक द एग्जाम्पल. डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील. फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील. अब अगर मैं बात करूं माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील की बात करें, इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है कंप्रेशन में, इट इज 263 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. यील्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे टेंशन में, इट इज 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आएगी हम बोलेंगे ज्यादा है, पर जब कैलकुलेशन करने बैठूंगा मैं क्या मान लूंगा? दोनों को, मैं दोनों को सेम मान लूंगा. मैं ये बोल दूंगा माइल्ड स्टील इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड टेंशन, तो ज्यादा फर्क थोड़ी ना है. और जब पूछेगा तो हम बोलेंगे नहीं, कंप्रेशन में उसकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है. इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट टर्म में ही ज्यादा है, टेंशन में भी ज्यादा ही है. पर टेंशन और कंप्रेशन को कंपेयर करोगे, कंप्रेशन में थोड़ी सी ज्यादा निकल के आ जाती है. ग्रेटर देन टाउ, क्या ग्रेटर देन टाउ? नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. एक पॉइंट और पीछे मेंशन किया था, डक्टिलिटी को रिलेट किया था टफनेस के साथ, और कहाँ लिखा था पॉइंट? पॉइंट 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 कहाँ मेंशन किया था? वीकेस्ट शेयर में लेवल डक्टाइल नहीं हो सकता. ये लिखा है स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन शेयर. ये शेयर भी स्ट्रेंथ ही होती है. स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ. कहाँ मेंशन किया ये पॉइंट? गायब भी हो गया क्या?
अभी टेम्परेचर वाला पॉइंट मेंशन तो किया था दिखा के कि टेम्परेचर के बढ़ने से, जब टफनेस की बात कर रहे थे, टेम्परेचर के बढ़ने से टफनेस बढ़ जाती है, यानी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बढ़ जाती है, तो इसका मतलब डक्टिलिटी भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहीं तो मेंशन किया था, कहाँ चला गया वो? अच्छा, ये लिखा हुआ। तो टफनेस ऑफ द मटेरियल, अच्छा वो क्रीप से रिलेट करके बताया था। चलो ठीक है। सो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारी क्रीप बढ़ेगी, यानी जो हमारा फेलियर स्ट्रेन है बढ़ जाएगा। फेलियर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इसका मतलब टफनेस तो बढ़ रही है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखने पे। डक्टिलिटी भी क्या कर जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। तो वो लास्ट में आके लिख दो ये पॉइंट। कहीं जगह है पीछे लिखने की ना? यहाँ पे मेरे को स्पेस मिल रही है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डक्टिलिटी क्या कर जाएगी? सो वी कैन से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डक्टिलिटी विल इंक्रीज। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, with increase in temperature, fracture strain increases. Fracture strain increases. That increases the ductility of the material. That increases the ductility of the material. That increases the ductility of the material. तो टफनेस के अंदर वो पॉइंट मेंशन किया हुआ था, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर बस बताया था तो इस पॉइंट को मेंशन कर दिया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से एक ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाए, डक्टाइल मटेरियल हो जाए। सो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टंगस्टन इज ब्रिटल एट नॉर्मल टेम्परेचर। टंगस्टन ब्रिटल है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ब्रिटल एट नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, एंड इज डक्टाइल, एट हायर टेम्परेचर। एट इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे डक्टिलिटी इंपार्ट होती जाएगी इसके अंदर। जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने टेम्परेचर की एब्रीवेशन लिखी हुई है, आप पूरा लिख देना उसे। नोटेड। चलो, डक्टिलिटी की पूरी कहानी आ गई। अच्छा, यहां से एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। इस कर्व को ही देखो, इन दोनों कर्व में मैंने डक्टिलिटी कंपेयर करी है, तो दूसरे मटेरियल की डक्टिलिटी ज्यादा है किससे, पहले मटेरियल से। तो किसकी ब्रिटलनेस ज्यादा है? तो ब्रिटलनेस वन की ज्यादा है। जैसे इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी थी, व्हाट वाज इलास्टिसिटी? इट वाज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन द डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिसिटी क्या थी? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू नॉट अंडरगो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। तो जो उल्टी प्रॉपर्टी है, सेम कहानी यहाँ पर है, तो अगली प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस हो जाएगी।
नोटेड। चलो नोट करो, आगे बढ़े फिर। ब्रिटलनेस भी कर देते हैं, खत्म करते हैं कहानी को फिर। नोट कर लिया। So just opposite property of this, brittleness. So brittleness. So we can say brittleness as what? Ductility, the ability of the material to undergo deformation before failure. So it is the ability of the material by which it does not undergo any deformation. या आप ऐसे बोल सकते हो, जो मटेरियल डक्टाइल नहीं होगा वो क्या होगा? ब्रिटल होगा। इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। देयर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन विल बी वेरी लेस। या फेलियर पे जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? बहुत ही छोटी होगी। सो वी कैन से व्हाट, क्या बोल सकते हैं? It is the ability of the material. It is the ability of the material by virtue of which, by virtue of which it does not undergo large deformation. Large deformation before failure. So by the virtue of which it does not undergo large deformation before failure. So we can say it is lack of what? Ductility. So it is lack of ductility. तो ब्रिटलनेस को हम बोल सकते हैं लैक ऑफ डक्टिलिटी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डक्टिलिटी मतलब दैट इज इट्स पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा, इज लेस। इसकी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस है। अब लेस लेस देन व्हाट? 5%। 5% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी दे दी। इसका मतलब ब्रिटल मटेरियल कैसी फेलियर शो करेगा? सडन फेलियर शो करेगा। सो विल से हेंस दिस मटेरियल शोज व्हाट? सो हेंस दिस मटेरियल शोज सडन फेलियर। तो ये हमें सडन फेलियर शो करता है। सो इट शोज सडन फेलियर। So it shows sudden failure. Next point of reference, brittle material. इसकी फेलियर कौन से स्ट्रेस की वजह से होती है? कंप्रेसिव टेंसाइल शेयर। तो ये टेंशन में फेल करता है। इसका फेलियर प्लेन क्या था? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोडिंग। तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन से ब्रिटल मटेरियल इज वीक इन टेंशन। तो उसकी डिजाइनिंग टेंशन के लिए होती है। इज वीक इन टेंशन। सो विल से हेंस its designing is done on the basis of done on the basis of done on the basis of ultimate strength. तो अल्टीमेट कौन सी स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो पीछे यील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा शेयर के लिए डिजाइन किया था। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट में भी कौन सी? टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो इन अल्टीमेट आल्सो यू विल गो फॉर व्हाट? टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसकी बना के दिखाई थी। टेंशन कंप्रेशन दोनों में क्या होती है? सेम होती है। तो टेंशन कंप्रेशन इट विल बी सेम, पर पीछे क्या नहीं मिलेगा इसके अंदर? आपको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत छोटी मिलेगी। तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत छोटी निकल के आती है इसके अंदर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ गई। थीटा
फाई ए पॉइंट, बी पॉइंट, एफ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, एफ पॉइंट। एफ पॉइंट कौन सा पॉइंट था? तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है टेंशन के अंदर। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर भाई जी था। अभी चल रहा है टॉपिक, उसमें भी गायब हो गए। तो ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है टेंशन के अंदर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारी किसके अंदर? टेंशन के अंदर, सॉरी कंप्रेशन के अंदर। सो दिस इज इन कंप्रेशन। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है? फाई के बराबर होती है। So theta is approximately equals to phi. So modulus of elasticity in tension is equal to modulus of elasticity in compression. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये निकल के आ गया। तो टेंशन और कंप्रेशन में बराबर निकल के आती है। नेक्स्ट जानकारी क्या दी थी यहाँ पे डक्टाइल के लिए? स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताई थी। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कंप्रेशन की होती है शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, विच इज मोर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो ये सबसे वीक होता है टेंशन में, तो फेल भी करता है टेंशन में। स्ट्रेंथ कौन सी कंसीडर करोगे डिजाइनिंग के लिए? अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन कंसीडर करोगे। तो एग्जांपल ले लो, जैसे पीछे लिखा था, पीछे माइल्ड स्टील थी, यहाँ पे ले लो कास्ट आयरन। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ कास्ट आयरन। इसका कर्व बना के दिया पीछे आपको, ये कास्ट आयरन की मान लो कर्व। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, कंप्रेशन 550 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ब्रिटल मटेरियल है ये। So this is your brittle material. Noted? Noted. अब एक दो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख लो। सो ये आपका एक कॉमन सवाल, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। सो स्ट्रेस स्ट्रेन, दिस इज द कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, इसका दूसरा नाम क्या था हमारा? लो कार्बन स्टील। शुरू में मैंने जब नाम लिखा होगा ये भी मेंशन किया होगा इसका नाम। अब मैं परसेंटेज कार्बन बढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज कार्बन बढ़ाया, परसेंटेज कार्बन बढ़ाया, दूसरा स्टील आया, मीडियम कार्बन स्टील। सो मीडियम कार्बन स्टील। देखना क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। परसेंटेज कार्बन बढ़ाया, हाई कार्बन स्टील। डायग्राम स्केल पे नहीं है, ये हमारी हाई कार्बन स्टील है। तो चेक करो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो तो देख लेंगे। सब इनमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है? इनमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है? पहली चीज, सबकी इनिशियल स्लोप बराबर, यानी सबकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? सेम है। सो ई इज सेम फॉर ऑल। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है? माइल्ड स्टील है। किसने बताया?
स्ट्रेन ने बताया, तो ये सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सो इट इज मोस्ट डक्टाइल। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी इसकी है। सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन सा है? सबसे ज्यादा ब्रिटल हाई कार्बन स्टील, सो इट इज मोस्ट ब्रिटल। सबसे कम स्ट्रेन इसमें यहाँ पे मिलेगी आपको, सो इट इज द मोस्ट ब्रिटल। मीडियम कार्बन स्टील ये सबसे टफ होता है, यानी इसका एरिया सबसे ज्यादा निकल के आएगा। जब एरिया निकालोगे कहां तक का, कौन सा है, लाल कलर, इट इज मोस्ट टफ। तो परसेंटेज कार्बन बढ़ने से डक्टिलिटी क्या होती जा रही है? So by increasing the percentage carbon, ductility क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, या ब्रिटलनेस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? व्हाट इज हैपनिंग टू द यील्ड स्ट्रेंथ? बढ़ती जा रही है। व्हाट इज हैपनिंग टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ? व्हाट इज हैपनिंग टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ? वो भी बढ़ती जा रही है। तो परसेंटेज कार्बन बढ़ाओगे, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर, अभी वो कल करेंगे प्रॉपर्टी, आज हो नहीं पाई। हार्डनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी। देन रेजिलियंस, रेजिलियंस इसका मतलब जब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट क्या करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी आपस में इंटरलिंक्ड है। परसेंटेज कार्बन बढ़ाते जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस और एडवांस हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बना बना के पूछता है इनके बारे में, तो नोट कर लो इसको। सो वी कैन से बाय इंक्रीजिंग परसेंटेज कार्बन, by increasing percentage carbon, so by increasing percentage carbon क्या क्या होता है, what happens, yield strength, ultimate strength, so yield strength, ultimate strength, then resilience, then wear resistance, then brittleness, then cost increases। ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। So, जितनी चीजें हो सकती हैं, each and every aspect is being analyzed। मीडियम कार्बन मोस्ट टफ क्यों है? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा निकल के आता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और फेलियर पे स्ट्रेन भी ज्यादा है। कभी पीछे बता के आया हूँ, सारी चीज खुद ही बता देता हूँ भैया, दो दो चीजें हैं इसके अंदर। दोनों को जोड़ के हमने एरिया ऑफ द कर्व निकाली थी। तो फेलियर स्ट्रेन कम हो रही है पर यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हाई कार्बन में जाओगे, जो आपकी फेलियर स्ट्रेन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द इंक्रीमेंट। ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है दोनों तीनों की। तीनों कलर कौन सा दिख जाएगा तीनों के ऊपर, नीला कलर दिख जाएगा तीनों के ऊपर। ये हमारी इलास्टिक लिमिट है तीनों की, जो ब्लू कलर से मार्क करके दी हुई है। ये पॉइंट बी है तीनों के ऊपर, जहां तक आप रेजिलियंस नोट करते हो, अप टिल वेयर द रेजिलियंस इज नोटेड। हाउएवर डायग्राम स्केल पे बनेगा नहीं कभी मेरा। तो हर बार डायग्राम बनाने के बाद क्यों बोलता हूँ, ये डायग्राम देख के कोई कंक्लूजन मत निकाल लेना। तो इसलिए डायरेक्ट जानकारी दी भैया सबसे टफ है। क्यों सबसे टफ है भैया? एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा निकल के आता है। अब वो कर्व की मदद से ढूंढने की कोशिश करोगे, इस चीज को मिलेगी नहीं आपको कि सर इसका एरिया तो ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, डायग्राम है ही नहीं मेरा स्केल पे, डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल।
इनिशियल रीजन में ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग भाई लिखा तो है, स्लोप बराबर है। भाई दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों की स्लोप बराबर है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। फिर से एक बार सोचना, मतलब क्या कैसे कैसे सवाल पूछते हो। दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों की स्लोप बराबर है, ठीक है भैया, पैरेलल होंगी, मैंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर दिया तो ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर इसमें कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो है ही नहीं कहीं पे, ये तो बचपन के काम है। अब मैं एक लाइन बना देता है, फिर आप बोलते लाइन दिख नहीं रही, इसलिए मैं थोड़ा सा फर्क दिखा देता हूँ उनके अंदर कि भैया हाँ तीन तीन कर्व है वहां पे। एक्चुअल में होंगे तीनों सुपर इम्पोज कर जाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे। नोटेड। अब दो तीन प्रॉपर्टी बची हुई है, तो उसको कल खत्म करेंगे, फिर मैथमेटिकल पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर खत्म, देन वील एंटर इनटू द मैथमेटिकल पार्ट। हुक्स लॉ स्टार्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।